प्रोफेसर संगीत रागी जी को इमरजेंसी बहुत अच्छी याद है, प्रोफेसर का जवाब प्रोफेसर देंगे। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि उस लालू जी की बात हो रही है जिस लालू जी ने वो इमरजेंसी भी लड़ी थी और ये इमरजेंसी भी लड़ रहे हैं। देखिए, लालू जी ने वो इमरजेंसी जब लड़ी थी तो वो दौर कुछ और था और उस समय नेतृत्व करने का, समाजवाद का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के हाथ में। आज लालू जी एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो अपने पारिवारिक सत्ता के लिए पारिवारिक समाजवाद बेशक लड़ रहे हों, लेकिन जो मूल समाजवाद था, न लालू यादव जी का परिवार और न ही मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, इन दोनों का किसी भी तरह से समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। रही बात, एक सवाल बहुत आया है कि भाई अडानी का इतना शेयर बढ़ गया, इतना पैसे बढ़ गए, रातों रात हो गया। भाई जिस समय वो बड़े आदमी बने थे वो भी कांग्रेस का ही जमाना था। दूसरी बात, जिस संपत्ति को आप देखते हैं वो शेयर के आधार पर आधारित है। वही हिंडनबर्ग से पहले वो संपत्ति के बहुत बड़े धनाढ्य थे, मालिक थे, और वही संपत्ति शेयर के गिरते ही खत्म हुई तो वो कहां से कहां चले आए। तो शेयर के उछाल और शेयर के गिरावट के कारण ही उनकी संपत्ति का ह्रास या संपत्ति का उन्नयन हुआ था। और ऐसे एक नहीं कईयों उदाहरण आप देखेंगे विश्व के अंदर, जो बिलियनर और बिलियनर बने हैं वो शेयर मार्केट के आधार पर ही बने हैं। खास करके यदि आप अडानी को देखेंगे तो यदि ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में है, यदि वो पोर्ट और दी माइंस यदि दे रहा है डेवलप करने के लिए। श्रीलंका में आप चाइना को फेस कर रहे हैं, श्रीलंका में चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, भारत सरकार वहां पर उसको काउंटर अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट से नहीं कर रही है, लेकिन वो अडानी के थ्रू कर रही है। वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख इस बात का होता है कि तथाकथित नेता अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते और उद्योगपतियों को रोज गाली देते हैं। समाजवादी पार्टी रोज उद्योगपतियों को गाली देती है और वही अनिल अंबानी और सहाराश्री जो है वो उनके सफाई के अयासी के हिस्से हुआ करते थे। यही बाकी सारे लोग बिहार में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां सबको पता था कि लालू जी के बाद से वो जंगल राज चला और उसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्री थे वो भाग करके कलकत्ता गए या भाग करके राजस्थान या मुंबई चले गए। बिहार के अंदर 28 इंडस्ट्रियल एरियाज हुआ करते थे, वो सारे खत्म होते हैं। ठीक है, मैं सीधे प्रोफेसर आप 20 सेकंड आपके, अंशुल जी भी बैठे हुए हैं, फिर डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगा। सर मैं बोलूं, दीपक जी मैं बोलूं? डॉक्टर साहब आ रहा हूं, 1 मिनट, उन्होंने बोला 20 सेकंड। बहुत अच्छी तरह से जानता भी हूं, लेकिन कभी कभी जब बोलते हैं तो ज्यादा लगता है कि संघ परिवार को वो समर्पित है, इसलिए वे बात कहते हैं क्योंकि संघ परिवार के राजनीति के खिलाफ लालू जी हमेशा खड़े रहे हैं। किसी संगठन या किसी दल से उनकी खिलाफत नहीं है, वैचारिक खिलाफत है और उसी के आधार पर वो खड़े रहे हैं। लेकिन जो बात रागी जी ने कही कि लालू जी के कारण वहां पर निवेश नहीं हुआ, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो बता दें कि 2005 से लेकर जबकि सुशासन था और भाजपा वहां पे शासन का मलाई खा रही थी, तो कितने निवेश हुए ये उनको बताना चाहिए। केवल सर इस तरह से किसी को बदनाम करना, दुष्प्रचार करते करते तो भाजपा के पीछे खड़ी एक संगठन जो है वो पूरा देश में राजनीति का लाभ ले रही है, इस पर आपका कोई विचार नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति पिछले 6 दशक से बिहार के राजनीति में ही नहीं पूरे देश में चर्चित और लोकप्रिय रहा है, उसके ऊपर आप इतना ओछी टिप्पणी करने में 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं। किसी भी तरह से लालू यादव पिछले 3 दशक में बिहार में या तो सत्ता में रहे हैं, नहीं तो मुख्य विपक्ष में रहे हैं, अभी भी सिंगल राजिस्ट पार्टी रहे हैं। बिहार में बीजेपी ना अभी तक कोई नेता दे पाई है। तमाम प्रयासों के बावजूद, संगठन के प्रयासों के बावजूद भी न नेता पैदा कर पाई है, न संगठन ने किसी अपने दल को सिंगल लार्जेस्ट बना पाई है। सर कभी तो न्यायोचित सोचा कीजिए, केवल यादव विरोध करके। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं डॉक्टर अजीज खान के साथ अन्याय कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सबको समझा दूं। देखिए मेरे पास पार्टी पोजीशन है, अभी हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी के 303, कांग्रेस के 52। अब मैं आता हूं आपकी पार्टी पर,
जो है समाजवादी पार्टी के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 सांसद है इस वक्त, 1% से कम रिप्रेजेंटेशन। फिर मैं जाता हूं आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कहां गया भाई, कहां गया, एक सेकंड 0 है, क्या फर्क पड़ता है? ना 0 से 40 हो जाएगा, आप याद रखिएगा दीपक। चलिए मैं ये समझा रहा हूँ मालिकों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, प्रोफेसर साहब, वैसे मैं आपकी साफ गोई की दाद देता हूँ और इसीलिए मैं लालू जी का बड़ा फैन रहा हूं हमेशा से, क्योंकि वो उल्टी बात जो है वो अपने मुंह से बोल के खुद अपना मजाक उड़वा लेते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या सीरियस है, उनकी बात सीरियस भी होती है। गंभीर आरोप लगे आपकी पार्टी पर कि आपकी पार्टी भी तो ऐसे धनाढ्य लोगों का साथ दे देकर उनको राज्यसभा तक पहुंचाती रही। देखिए दीपक जी, डॉक्टर संगीत रागी जी पढ़े लिखे इंसान हैं, जिस मानसिक विक्षिप्तता पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसी बात बोल सकता है सर? अरे सुनिए ना, अरे सर सुनिए, पढ़ा हो ये इतने बदतमीजी से बात करेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था ये अय्यासी शब्द का इस्तेमाल। इनको इतनी शर्म हया होनी चाहिए कि एक नेशनल चैनल पे इतने बड़े नेताओं के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। दूसरी बात, देखिए ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के जमाने में अडानी बहुत बड़े थे। मैं बताना चाहता हूं 2014 से शायद अब तक का इतिहास इनको पता नहीं है। 2014 में जो अडानी की जो संपत्ति थी वो 37,000 करोड़ थी, 2018 में 59,000 करोड़, 2020 में 2.5 लाख करोड़, 2022 में 13 लाख करोड़, और कोरोना में जब पूरी दुनिया परेशान थी तो 21 जनवरी 23 को इनकी संपत्ति 21 लाख करोड़ हो गई। शायद आपको इतनी व्यवहारिक बात करते हैं डॉक्टर अजीज खान, मुझे बोलना पड़ता है। देखिए कोरोना में जो अपने घर में गाय की दूध का दूध निकाल रहा था, उसका दूध बिक रहा था ना, क्योंकि दूध पिए बिना और चाय बने बिना घर नहीं चल सकता। परचून की दुकान भी चल रही थी, सब्जियां भी बिक रही थी। तो अडानी साहब के भी जो धंधे हैं वो रेडी कैश वाले हैं, तेल बेचते हैं, वो अडानी का तेल भी आता है, अडानी के कई और प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये रेडी कैश वाले, उनका लॉकडाउन न लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। अब बोलिए अजीत खान साहब, तर्क जो है ना उसमें वजन होना चाहिए। आप सर सुनिए ना, आप डिफेंड मत करिए, लोगों के तेल निकाल डिफेंड करूंगा सर, मैं तो तर्क बता रहा हूँ आपको, मैं तो तर्क बता रहा हूँ कौन से धंधे में कमाई होगी और कौन से में नहीं होगी। सर सुनिए, भी बनाते हैं कोरोना, अरे भाई सुनिए, चैनल भी चलाते हैं, सही बोल रहे हैं, अभी अभी खरीदा है उन्होंने। सर अरे सर सुनिए ना, सुनिए सर मेरी बात, मैं कह रहा हूं कोरोना काल में लोगों के तेल निकल गए हैं, सड़कों पर लोग आ गए, वो तेल ही निकाल रहे हैं भाई, अडानी का तेल है। अरे सर सुनिए, अब मुद्दे पे तो आने दीजिए सर, मुझे बात तो रखने दीजिए, इतने लंबे वक्त के बाद मुझे मौका दे रहे हैं आप। सर ये लगातार जो चर्चा हो रहा है, जो बहस हो रहा है कि साहब संसद क्यों नहीं चल रहा है, राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे। साहब राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, निश्चित तौर पर मांगना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के जो संवैधानिक पद पर, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आखिर वो माफी कब मांगेंगे? क्या वो उन्होंने नहीं कहा? क्या उन्होंने तमाम वक्तव्य नहीं दिया? क्या उनके कहने के मुताबिक देश में लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा नहीं है? क्या उनके स्टेटमेंट में बातें नहीं आई? देश के 4 जज बैठते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो क्या पूरी दुनिया में उसका चर्चा नहीं होता है? आप ही के चैनल ने तमाम बार चर्चा किया, क्या विदेशों के लोग जो विदेश में बैठे हैं लोग, क्या वो चैनल नहीं देखते हैं? क्या बीबीसी पर जब रेड पड़ता है, इतना बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है, क्या उस पर पूरी दुनिया की निगाहें नहीं है? क्या जब आप मध्य प्रदेश, आप कर्नाटक, आप तमाम प्रदेशों में, महाराष्ट्र में आप जिस तरीके से सरकार गिराते हैं, चुनी हुई सरकार, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, तो क्या साहब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है? क्या पूरी दुनिया में उसकी खबर नहीं फैलती है? आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं कि साहब यहां बात वहां बात? मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि देखिए, आप जब बात करते हैं तो आप राष्ट्र की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, लेकिन वही बात जब विपक्ष करता है, वही बात जब किसान करता है, तो कहते हैं आप पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। ये नैरेटिव कैसे सेट करेंगे आप लगातार सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप कई दिनों से आप लोकसभा नहीं चलने दे रहे, इतना बड़ा सदन नहीं चलने दे रहे। कहीं इतिहास है आज तक कि सत्ता पक्ष के लोगों ने कभी भी सदन को नहीं रोका है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है? किसी एक खास शख्स को बचाने के लिए तरह तरह के डिफेंड तैयार किए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा?